हेलो एवरीवन। तो 2026 अटेम्प्ट के लिए हम अगले आने वाले 8 महीने को कैसे बेस्ट यूज़ करें उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। देखिए, यूपीएससी एग्ज़ाम जो है वो एक सबसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, यू कैन नॉट गेट टू द लिस्ट ऑफ यूपीएससी टॉपर्स बाय हॉप स्किप एंड जंप। आप किसी शॉर्टकट से यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। तो हम बात करते हैं कि आने वाले स्पेशली 3 महीने जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो 2025 में जो 3 महीने हमारे हैं इनको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें, ओवरऑल अप्रोच क्या होना चाहिए, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, 3 महीने पे हमारा फोकस रहेगा कि आने वाले 3 महीने को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें। ये जो 3 महीने हैं ये आपके मेक या ब्रेक करने वाले टाइम है। तो आजकल मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट से, और जो इश्यूज स्टूडेंट्स मुझे शेयर करते हैं, सबसे पहला इशू मुझे शेयर करते हैं कि सर हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस हो रही है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है कि सर हम किसी टॉपिक को लेकर बैठते हैं और हमें लगता है कि हम एक ही टॉपिक को मल्टीपल सोर्सेज से कवर कर लें। हमें लगता है सर हमारा आंसर बेस्ट होना चाहिए। हमें लगता है सर हम करंट अफेयर्स को 2-3 मैगजीन से कर लें। हमें लगता है सर कि हमारी जो क्वालिटी है ना वो और बेटर होनी चाहिए। परफेक्शनिज्म से डेफिनेटली क्वालिटी बेटर होती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप स्टक हो जाते हो और कई बार हमें उतनी अच्छी क्वालिटी की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो हम कहीं ना कहीं कुछ सब्जेक्टों को एकदम कंप्लीटली स्किप कर देते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। तो परफेक्शनिज्म की ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि सर, दूसरी तरफ हमें प्रॉब्लम आती है कि सर इतना बड़ा सिलेबस है, इस समय आपको जीएस भी काम देखना है, सीसेट भी देखना है, इसमें आपको ऑप्शनल भी देखना है। तो सर कहाँ पे फोकस करें? कोई कह रहा है सर कर सी सेट अभी से प्रैक्टिस करो। कोई कह रहा है कि अगले 3 महीने जो है वो ऑप्शनल पे फोकस होने चाहिए। कोई कह रहा है कि सर मेंस के जो ईएस वाला पोर्शन है वो अभी करो। कोई कह रहा है कि करंट अफेयर्स आपको छोड़ना नहीं चाहिए, न्यूज़पेपर। क्या करें क्या ना करें, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। करंट अफेयर्स करें, सी सेट करें, ऑप्शनल करें, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। फिर अगर हम ऑप्शनल कर रहे हैं, हम क्लास अटेंड कर रहे हैं या फिर हम सेल्फ भी कर रहे हैं, तो बैलेंसिंग कैसे करें कि ऑप्शनल ये आपका मेंस में सिलेक्शन कराता है और जीएस ये आपका प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा और मेंस में भी हेल्प करेगा। तो कैसे हम बैलेंसिंग करें, ऑप्शनल को बेस्ट तैयार अभी करें क्योंकि प्रीलिम्स के बाद तो आपको टाइम मिलेगा नहीं, 2.5 महीने का है टाइम, और जीएस भी आप स्किप नहीं कर सकते। तो बैलेंसिंग कैसे करें, ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो जरूर आप मेरी बात को समझ पाएंगे, है ना। और फिर हर कोई कह रहा है कि सर आंसर राइटिंग करें, लेकिन आंसर राइटिंग में बड़ी रेजिस्टेंस आती है क्योंकि हमें लगता है कि हमें कंटेंट याद नहीं हो रहा, हमें लग रहा है कि हम चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारा कंटेंट उतना बेटर नहीं है। चीज़ों को भूलने की एक बहुत बड़ी समस्या है कि सर हम पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, चीज़ें हम मेमोराइज नहीं कर पाते। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो पुराने वाली चीज़ों को भूलते चले जाते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? डायल्यूशन ऑफ मेमोरी होती है कि नहीं होती है? तो सर इसे कैसे टैकल करें, है ना। फिर सर क्योंकि एग्जाम बहुत दूर है, 8 महीने हैं अभी 2026 एग्जाम में, तो एनर्जी नहीं बन पा रही है, एनर्जी बहुत लो है। ये एनर्जी लो होने की वजह से आप चाहते हुए भी चीज़ों को नहीं कर पाते। आप अपने टेबल पे बैठे हुए हो लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बैठे हुए हो लेकिन वो टेस्ट को लिख नहीं पा रहे हो, है ना। तो ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, परफेक्शनिज्म, मल्टीपल सोर्सेज फॉलो करना, टाइम वेस्ट में करना, और फाइनली फ्रस्ट्रेट फील करना, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस फील होती है ना। और कभी कभी लगता है कि सर अब 25 का साइकिल तो खत्म हो चुका है और 26 का साइकिल आ चुका है, तो टाइम का बड़ा शॉर्टेज फील होता है। ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस होती हैं या नहीं होती हैं? अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हो तो आपको जरूर फेस होंगी। मैंने 3 बार यूपीएससी मेंस निकाला है और मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स रैंक अचीव की हैं, रैंक 1, रैंक 16, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं ये देखता हूँ ना, ये सब लोग भी परफेक्ट नहीं थे। ये सब भी आप ही की तरह स्ट्रगलिंग, आप ही की तरह डाउटफुल, आप ही की तरह जुझारू स्टूडेंट थे। तो
इन सब के जर्नी के बेसिस पर और मेरे खुद के एज ए टीचर मेरे जो खुद का एक्सपीरियंस है, अगर हम उसको देखें के बेसिस पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए, ये 3 महीने क्यों ज़रूरी है? जैसे मैंने पहले भी बोला था, मेक और ब्रेक। मेक और ब्रेक ये क्यों है? क्योंकि लास्ट के 4-5 महीने होते हैं एग्जाम से पहले, उस समय हर कोई पढ़ेगा, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तो मजबूरी है पढ़नी, क्योंकि एग्जाम ही इतना कम शॉर्ट गैप पर है ना सर। ये 3 महीने जो है ना, ये आपका सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए है। ये आपको एंड टू एंड चीजों को कवर करने के लिए है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप अगर अपने आप को दूसरों से डिफरेंशिएट करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ कंप्लीशन, कि आप सिलेबस को एंड टू एंड कवर कर पाओ, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, है ना, इन टर्म्स ऑफ कि आपका कोई भी पिलर वीक ना रहे, एवरी पिलर शुड बी स्ट्रॉन्ग, तो यही टाइम है। अगर आपने ऑलरेडी एक बार प्रीलिम्स दिया हुआ है तो आपको पता होगा कि लास्ट के 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता, कि लास्ट के 3-4 महीने में तो हम चीज़ों को सिर्फ रिवाइज कर पाते हैं, थोड़े से एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर पाते हैं, और हमें अपनी गलतियां पता होती हैं, लेकिन हम गलतियों को इम्प्रूव नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप इस टाइम को अपने आप को दूसरे से अलग करने के लिए यूज कर सकते हो। आप अपने स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज कर सकते हो। मान लिया आपका कोई एरिया है वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो उस एरिया पे इस समय काम मत कीजिए, साइड कर दीजिए, वीक एरिया पे काम कीजिए। ये टाइम है आपको एकदम सोलो, स्टडी एंड पावरफुल प्रिपरेशन का। ये आपको तसल्ली से प्रिपरेशन करने का समय मिल रहा है। तसल्ली का मतलब यहाँ पर स्लो नहीं होना, तसल्ली का मतलब यहाँ पर लिथार्जिक नहीं होना, तसल्ली का मतलब यहाँ पर लेजी नहीं होना, तसल्ली का मतलब है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको तैयारी करनी है। सर अप्रोच क्या होना चाहिए? अगर हम 2026 की बात करें तो हम 2026 के टाइम को 3 फेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो 3 फेसेस हैं, फर्स्ट फेस आपका है, अभी हमारा जो टाइम स्टार्ट हुआ है अक्टूबर टू दिसंबर 2025, जिसकी हम आज डिटेल में बात करेंगे। इस पीरियड में आपको मेंस पर भी काम करना है और ऑप्शनल पे भी काम करना है। आई मीन जीएस मेंस में, ऑप्शनल पे और प्रीलिम्स पे भी काम करना है। लेकिन थोड़ा सा एम्फेसिस जो है वो सब्जेक्ट वाइज चेंज होगा, वो हम देखेंगे अभी। सेकंड फेस आपका होगा जनवरी 26 से मई 26। ये जो फेस आपका है, ये आप मान सकते हो कि जनवरी का मंथ जो है वो आपका ट्रांजिशन पीरियड भी हो सकता है, या अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो ये जनवरी का पीरियड आपका एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स होगा, और फेब्रवरी ऑनवर्ड्स तो हर केस में आपका एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स होना ही चाहिए, ये आप मान लीजिए, ठीक है। और जून से लेके अगस्त 26 तक इस पीरियड का तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये तो मेंस ओरिएंटेड है, 100% मेंस। तो हम बात करेंगे अभी फर्स्ट पीरियड की। फर्स्ट पीरियड को हम कैसे कैपिटलाइज करें। यहां पर मैं आपको एक बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच की बात करूंगा। ये जो शीट है ये सचिन जैन सर ने, जो एंश्योर आईएएस के डायरेक्टर हैं, खुद आईआरएस 2016 बैच से हैं और ऑलरेडी 2 बार सिलेक्शन उनका हो चुका है। उन्होंने ये मंथली प्रायोरिटी लिस्ट सेट की, और मैं इसको बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच मानता हूं, क्योंकि देखिए हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड अलग है, हर स्टूडेंट का जो प्रिपरेशन का लेवल है वो अलग है, हर स्टूडेंट की जर्नी अलग है, क्योंकि कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में है, कोई सेकंड अटेम्प्ट में है, कोई थर्ड अटेम्प्ट में है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कोई साइंस बैकग्राउंड से है ना। किसी की कोचिंग कंप्लीट हो गई है, किसी की नहीं हुई है, किसी की कोई सेल्फ स्टडी से कर रहा है, कोई ऑलरेडी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करके प्रिपरेशन कर रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भैया आप अक्टूबर में सिर्फ ये करो या नवंबर में ये करो। अगर मेरे पास में 100 बच्चे हैं, मैं 100 को अलग अलग मैं फोकस करूंगा। मैं बोलूंगा देखिए आप हर बच्चे को अपने हिसाब से प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। आप कोई मंथ उठाइए, सपोज हम अक्टूबर की बात करते हैं, नवंबर की बात करते हैं, दिसंबर की बात करते हैं, ये हमारे 3 मंथ हो गए, ठीक है। उसके बाद में ये 5 महीने हमारे हो गए फ्रॉम द जनवरी 26 टिल मई 26। तो
अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर मंथ में हमारी क्या प्रायोरिटी है? सपोज मैं एग्जांपल देता हूं कि सपोज हमने डिसाइड किया कि भाई मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है ऑप्शनल, ठीक है। अब प्रायोरिटी वन का मतलब ये है कि मुझे ऑप्शनल के टारगेट को किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना, और मुझे अपना जो प्राइम एनर्जी वाला टाइम है वो मुझे ऑप्शनल को देना है। ऑप्शनल का मुझे बेस्ट प्रिपरेशन करना है इस टाइम पे, ठीक है। सपोज मेरी प्रायोरिटी टू है कि मुझे जीएस मेंस के जो एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया या इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, मुझे ये कवर करने हैं, तो ये सेकंड प्रायोरिटी होगी मेरी, ठीक है। अब प्रायोरिटी थर्ड है कि मुझे प्रीलिम्स को भी साथ साथ में लेके चलना है, मुझे कोई भी जो कोर सब्जेक्ट है वो साथ में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैं इसको डेली नहीं पढ़ूंगा, मैं हो सकता है इसको ऑल्टरनेट डे में पढ़ूं, हो सकता है इसको मैं दिन में सिर्फ 1 या 2 घंटे ही पढ़ूं, है ना। और लास्ट प्रायोरिटी मेरी है सपोज सी सेट। अब सी सेट भी हो सकता है ये, या फिर करंट अफेयर्स भी हो सकता है। कि सी सेट या करंट अफेयर्स मैं डेली नहीं पढ़ूंगा, वीक में एक बार करूंगा, और बस मैं ये इंश्योर करूंगा कि हाँ मैं चीज़ों को साथ में लेके चल रहा हूँ, लास्ट में मैं ऑकवर्ड फील ना करूँ, ठीक है। तो आप जब ये मंथ वाइज प्रायोरिटी सेट करोगे ना, आप खुद ही फील करोगे कि एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील हो रहा है ना। अब हो सकता है कि अगले महीने आप इसको चेंज कर दो। आप सपोज अगले महीने आप कहते हो सर ऑप्शनल प्रायोरिटी मेरी सेम रहेगी, क्योंकि नवंबर का महीना है, अच्छे से करना चाहता हूँ, मेरे जीएस में एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट हो चुके हैं, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा सी सेट थोड़ा अच्छा हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रीलिम्स का कोर्स सब्जेक्ट भी चलता रहे, और इधर मैं करंट अफेयर्स को ले आता हूँ मैं, है ना। और हो सकता है दिसंबर के महीने में आप बोलोगे सर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुकी है प्रीलिम्स के कोर्स सब्जेक्ट, और सेकंड प्रायोरिटी मेरी बन चुकी है ऑप्शनल, थर्ड प्रायोरिटी मेरी बन चुकी है सी सेट, और फोर्थ प्रायोरिटी मेरी बन चुकी है करंट अफेयर्स, है ना। एंड सो ऑन, फिर आगे जाकर के भी आप इसे कंटिन्यू करोगे। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो अप्रोच है ये आपको बहुत ही सेंस ऑफ कंट्रोल दे रहा है? क्योंकि देखिए हर कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर आप फोकस्ड नहीं रहेंगे, अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहेंगे, समय निकल जाएगा, आइडियाज आपके आपके पास ही रह जाएंगे, और फायदा उसका कुछ नहीं, ठीक है। तो एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करो और आगे बढ़ो। मेंस के जो सब्जेक्ट हैं, स्पेशली मैं जीएस की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जीएस में ये सब्जेक्ट वो है जहां पर आपको बिफोर December 25 आपको कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब 100% भी नहीं हो पाए, लेकिन 60% 80% तक आपके सब्जेक्ट हो जाने चाहिए। आपको पता भी है ये, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, सोसाइटी हो गया, गवर्नेंस, तो आपके मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक है जहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आते, एग्रीकल्चर, है ना, सिक्योरिटी, और बेसिकली एथिक्स भी आप करो, है ना। और करंट अफेयर्स को एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। करंट अफेयर्स के जो एनालिटिकल अप्रोच है उस तरह से देखने के लिए हम एक करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स की सीरीज निकाल रहे हैं, जहाँ पर हम किसी भी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे पर्सनालिटी राइट्स का एक टॉपिक है तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और पर्सनल राइट का, सॉरी नॉट पर्सनालिटी राइट, पर्सनल राइट्स का एक टॉपिक है, और जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सचिन सर इस सीरीज को लेके आ रहे हैं, और मैं भी इस सीरीज में काम करूंगा, ठीक है। हमारा फोकस रहेगा कि आपके जो एनालिटिकल करंट अफेयर्स है ये एंड टू एंड आपके कवर हो जाए। तो ये सीरीज हम अभी यूट्यूब पर और अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू स्टार्ट करेंगे, इसको भी आप फॉलो कीजिएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट तो डेफिनेटली इस समय प्रायोरिटी है ही, इसलिए मैंने इसको आपको सबसे टॉप में भी रखा है इसको, ठीक है। तो ये अगले 3 महीने में सब्जेक्ट फोकस आप करोगे, और डेफिनेटली अगेन आप पर्सन टू पर्सन आपका अप्रोच चेंज हो सकता है, पर्सन टू पर्सन आपकी जर्नी अलग हो सकती है। तो ये प्रायोरिटी लिस्ट आप खुद से सेट कर सकते हो, या फिर आप अपने किसी मेंटर से बात कर सकते हो। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो या हमारे किसी मेंटर से मिलना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है, आप संपर्क कर सकते हो हमसे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाने के लिए। डेली का टाइम कैसे मैनेज करें? तो डेली का मेरा ऐसा मानना है कि 10 घंटे का हमारा शेड्यूल होना चाहिए, है ना। अगर वर्किंग एस्पिरेंट है तो थोड़ा कम भी हो सकता है। मैंने भी जो अपनी प्रिपरेशन की थी वो फुल टाइम जॉब के साथ में की थी। मैं फुल टाइम जॉब करता था एनटीपीसी लिमिटेड में, वहाँ पर मैं 6 से 7 घंटे निकाल लेता था ऑन एन एवरेज। एवरेज का मतलब ये होता है कि किसी दिन 4 घंटे हो गया, और किसी दिन छुट्टी हुई तो उस दिन 12 घंटे हो गया, तो एवरेज मिला के 6 से 7 घंटे का मेरा पूरे हफ्ते का चलता था। तो आपको पहली बात तो नंबर ऑफ आवर्स जो है ना वो बढ़ाने हैं, है ना, और उसके बाद में उसकी क्वालिटी बढ़ानी है, उसका फोकस बढ़ाना है, ठीक है। आपको ये जो टाइम है ये स्प्लिट करना होगा ऑप्शनल और जीएस में। अगेन मंथ वाइज प्रायोरिटी के हिसाब से आपको स्प्लिट करना होगा। ऑप्शनल के बारे में आपको एक चीज बता देता हूँ कि ऑप्शनल का जो टाइम है ना आपको निकालना पड़ेगा, कि अदरवाइज जीएस एक ऐसी सब्जेक्ट है
और जीएस एक ऐसा ओशन है कि आप कभी भी जीएस में कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे और जीएस कभी आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो मेरा यहाँ पर ये मानना है कि पहले आप ऑप्शनल का टाइम डिसाइड कीजिए। सपोज आपने टोटल 10 घंटे डिवोट करने हैं, तो आपने डिसाइड किया कि मुझे 4 घंटे ऑप्शनल में देने हैं, 5 घंटे ऑप्शनल में देने हैं, तो आप पहले 4 से 5 घंटे ऑप्शनल में देंगे, उसके बाद जीएस उठाएंगे, क्योंकि जीएस को आप लो एनर्जी में भी कर सकते हैं, ऑप्शनल को लो एनर्जी में नहीं कर सकते आप, मेरा यह मानना है। ठीक है, और रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब मैं देखता हूँ मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमने ना टॉपिक को ना 2 सोर्स से किया, 3 सोर्स से किया, लेकिन उसमें हमारा सारा समय निकल गया और हम सर रिवाइज नहीं कर पाए और हम टेस्ट भी नहीं दे पाए। देखिए, आपने 3 सोर्स से किया लेकिन आपको याद कुछ भी नहीं है, तो क्या फायदा। आप एक ही सोर्स से कीजिए, लेकिन इतना अच्छे से कीजिए कि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप खट से उसका आंसर कर दो। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप किसी भी पॉइंट, किसी भी टॉपिक के 10 पॉइंट को याद मत कीजिए, आप उस टॉपिक के सिर्फ 4 पॉइंट को याद कीजिए और 4 पॉइंट को ही पकड़ के आप हर जगह पे यूज कीजिए। आप देखिएगा आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। 10 पॉइंट याद मत कीजिए, कितने पॉइंट याद कीजिए, 4 पॉइंट याद कीजिए, सिर्फ 4 पॉइंट याद कीजिए। ठीक है, ये हेल्थ एंड वेलबींग वाला एरिया मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, या फिर उनको पता तो है लेकिन वो कर नहीं पाते। मेरा ऐसा मानना है कि आपको ब्रेक्स लेने चाहिए। ये जो ब्रेक्स हैं मीनिंगफुल होने चाहिए। मीनिंगफुल का मतलब है कि आप रैंडम ब्रेक मत लीजिए। ऐसा नहीं है कि भाई जब हम पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे तो हम ब्रेक ले लेंगे। जब आप ब्रेक लेंगे तो एक प्रॉपर सिस्टम से ब्रेक लेंगे, एक प्रॉपर टाइम आपका होना चाहिए, और ब्रेक का जो टाइम है वो आपकी स्टडी टाइम से एक्सीड नहीं करना चाहिए। और ब्रेक के अंदर में आप कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करेंगे या कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जहाँ से आपकी एनर्जी कंजर्व हो, क्योंकि ब्रेक का मतलब ना आपकी स्टडी से ब्रेक है, ताकि आप एनर्जी रीगैदर कर सकें। तो ब्रेक के टाइम में आप स्लीप ले सकते हैं, एक छोटा सा नैप, पावर नैप ले सकते हैं आप, है ना। और भी मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन सकते हैं, क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन सकते हैं। यानी कि ऐसा काम करना है ब्रेक में कि आपको बाद में एनर्जी फील हो। ठीक है, आप डेली बेसिस पर लाइट एक्सरसाइज जरूर कीजिए, चाहे आप कितना भी शेड्यूल आपका हेक्टिक हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 10 से 15 मिनट आप एक्सरसाइज कर ही सकते हो, हमेशा ये एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि 10 से 15 मिनट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये 10 से 15 मिनट जो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, ये आपको पूरे दिन आपको एनर्जाइज करेंगे। चाहे आप छोटा सा ही सूर्य प्राणायाम कर लीजिए, 10 सूर्य प्राणायाम कर लीजिए, है ना। आप 100 छोटे छोटे जंप लगा लीजिए, आप एक ही जगह पे खड़ा होकर के थोड़ा रन कर लीजिए, है ना, स्किप्स कर लीजिए, लेकिन 10 से 15 मिनट की जो एक्सरसाइज है ना आपको एनर्जाइज करेगी। और आप इसको स्लॉट में भी डिवाइड कर सकते हो कि एक बार मैं मॉर्निंग में करूंगा, एक बार मैं इवनिंग में करूंगा। ठीक है, मेंटल वेलबींग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए ये जो हमारा प्रिपरेशन होती है ना, ये हमारे लेफ्ट ब्रेन पर स्ट्रेस क्रिएट करती है। हमारा जो ब्रेन होता है, एज पर न्यूरो साइंटिस्ट, उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। तो राइट ब्रेन होता है वो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, म्यूजिक, पेंटिंग, या हम किसी से अगर किसी अपने किसी नियर एंड डियर वन से मिलते हैं तो जो हमें खुशी होती है वो सब हमारे राइट ब्रेन में स्टोर होती है, राइट ब्रेन हमारा एक्टिवेट होता है। और जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है, लेफ्ट ब्रेन में जो भी हम वर्क करते हैं, हम स्टडी करते हैं, मेमोराइज करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लेफ्ट ब्रेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप जब करेंगे तो आपके अंदर रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी। तो मेंटल वेल बीइंग के लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप मेडिटेशन कीजिए। अगेन माइंडफुल मेडिटेशन कीजिए, 5-10 मिनट का कीजिए। आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसको मैं कहता हूँ ग्रेटिट्यूड, बीइंग थैंकफुल टू एवरीवन अराउंड यू। यहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी कि जब आप हर किसी के अंदर अच्छी बातों को देखोगे, आपको खुद ही अच्छा लगेगा, है ना। देखिए, ये कहना बहुत आसान है, कीप गोइंग, लेकिन कीप गोइंग कैसे करें। सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्यों मन नहीं कर रहा है, उसके पीछे का रूट कोज देखो। रूट केस क्या होता है कि हमें ऐसा लग रहा होता है कि सर हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें याद नहीं हो रहा। आपका मोटिवेशन तो आपके पास में है, लेकिन आप अपने जो रिजल्ट है, रिजल्ट को लेकर के आप डाउटफुल हो, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अपने माइंड पर ट्रस्ट कीजिए।
हमारा जो माइंड है वो बहुत पावरफुल है। अगर हम अपने इस माइंड से, अपनी आई से एक बार किसी को देख लेते हैं ना, तो जिंदगी में अगर वापस से दोबारा से उस इंसान से मिलते हैं जिंदगी में कभी भी, हमेशा हमें याद रहता है कि हाँ इस इंसान से हम कभी तो मिले थे, चाहे हम नाम भूल जाएं, चाहे हम डेट भूल जाएं, चाहे हम पर्पस भूल जाएं, लेकिन हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि उस चेहरे को पहचान लेता है। तो कोई भी कंटेंट अगर आप लो एनर्जी टाइम में भी पढ़ रहे हैं, आप मेरा भरोसा कीजिए कि आपके माइंड में वो जा रहा है। ठीक है, आपका जो आईज हैं, जो आपकी विजुअल मेमोरी है, वो उसको कैप्चर कर रही है और बाद में आपको वो रिकॉल कराएगी। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि मैंने शेड्यूल बना लिया 10 घंटे का और मैं 10 घंटे जो है टेबल पे बैठा हुआ हूँ या मैं सोच रहा हूँ पढ़ाई के बारे में, मैं फ्रस्ट्रेशन नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कोई भी कंडीशन हो, मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे मुझे लो एनर्जी फील हो, चाहे हाई एनर्जी फील हो, चाहे मुझे लगे कि यार मुझे चीज़ें याद हो रही हैं, चाहे मुझे ना लगे कि चीज़ें याद नहीं हो रही है, चाहे मुझे लगे कि क्वालिटी मेंटेन हो रही है, चाहे ना लगे कि क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है। पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको नहीं पता कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी क्वालिटी क्या है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मेरी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बाकी जो एस्पिरेंट है उनकी क्वालिटी आपसे भी घटिया है। तो कंपटीशन में तो आप जीत गए, तो कंपटीशन में कौन जीतेगा? जिसने लास्ट मोमेंट तक अपने नर्व्स को होल्ड करके रखा। कंसिस्टेंसी को आप बहुत पावरफुली यूज कीजिए। पेशेंस, प्रिजर्वेंस और कंसिस्टेंसी, ये एक बहुत ही सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ ए यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट। ठीक है, जीएस और ऑप्शनल की जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली 4 से 5 घंटे आप इसको देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप साथ में हमेशा लेके चलिए, है ना। और नोट्स बनाने की जहाँ तक बात आती है, क्रिस्प नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इस स्पेशली मेंस में, क्योंकि मेंस में हमें आंसर राइटिंग करनी होती है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक पॉइंट आप याद रखिएगा, आप 100% टॉपिक में 100% नोट्स मत बनाइए। आप जो टॉपिक्स कॉम्प्लेक्स हैं, जो टॉपिक्स आपको ट्रबल करते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और ये जो नोट्स है ना, ये फर्स्ट या सेकंड रीडिंग में मत बनाइए। ये जो नोट्स हैं आप थर्ड रीडिंग या फोर्थ रीडिंग में ही बनाइएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप पूरे नोट्स को ही कॉपी, अपनी जो बुक है या आपके जो क्लास नोट्स है उसको पूरा कॉपी पेस्ट कर दोगे। आपके अंदर अभी वो विजडम नहीं है कि आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि क्या नोट्स में लिखना है, क्या नोट्स में नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आपने कोई टॉपिक सिर्फ 2 या 3 बार ही पढ़ा है, उसके बाद ही आप नोट्स बना सकते हो। कि 2 या 3 बार तक पढ़ने के लिए तो 2 या 3 बार तक पढ़ने में तो आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हुई है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हुई है, उस समय नोट्स मत बनाइए उसके। ठीक है, और दूसरों के नोट्स को ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए। टॉपर्स जो होते हैं ना, वो अपने नोट्स बनाते हैं और आप टॉपर्स के नोट्स यूज़ करते हो। भाई टॉपर आप कब बनोगे? जब आप अपने नोट्स बनाओगे। टॉपर्स के नोट्स से आप हिंट ले सकते हो, उनके नोट्स से आप आइडिया ले सकते हो, उनके नोट्स से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो, उनके नोट से आप कुछ कुछ कंटेंट भी उठा सकते हो। लेकिन आप अगर उन्हीं के कंटेंट को यूज़ करना शुरू कर दोगे तो आपके वो मार्क्स नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो नोट्स बनाए वो उन्होंने एकदम, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर था, या फिर उनको पता था कि यार ये टॉपिक मैं क्यों चूज कर रहा हूँ, मैं ये कंटेंट क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, उसका पर्पस क्या है, उसको यूज कैसे करना है। तो बहुत आपको सोचने की जरूरत है जब आप नोट्स बनाते हो। आंसर राइटिंग की अगर मैं देखूं तो देखिए, प्रीलिम से पहले आपको 300 से 400 मेंस के आंसर लिख लेने चाहिए, है ना, विच इंक्लूड्स जीएस प्लस ऑप्शनल बोथ। आंसर राइटिंग हम सबको पता है बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग के ऊपर हम कुछ वर्कशॉप्स भी अभी स्टार्ट करने वाले हैं, इंश्योर आइए इस पर। यहाँ पर मैं आपको 8 से 10 घंटे में आंसर राइटिंग की सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस करूँगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, और आंसर राइटिंग को हम प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पर करेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि 7 से 9 मिनट में आप 150 टू 250 वर्ड के आंसर लिखिए। ठीक है, अगर आप अभी नए हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा भी समय ले सकते हैं, लेकिन ये कम टाइम में और गिवन वर्ड्स को लिखना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप कोई भी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, स्पेशली वो ज्वाइन कीजिएगा प्रोग्राम को जहाँ पर आपको 1-to-1 मेंटर फीडबैक मिल सके। क्योंकि मेंटरशिप का मतलब वही है कि आपके सामने बैठ करके कोई आपको बताए कि भाई ये आपकी प्रॉब्लम है और इसको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, चाहे एमसीक्यू से, चाहे वो पीवाईक्यू से, चाहे आंसर्स हैं, ऑप्शनल है, क्योंकि वहीं से आपकी स्पीड बढ़ेगी और वहीं से आपकी रिकॉल बढ़ेगी। ठीक है, ये बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको वापस से, ताकि आपको उन चीज़ों की इंपॉर्टेंस रियलाइज हो सके। सीसेट के लिए मैं अभी बोलूँगा कि आप भी बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अभी 8 महीने हैं।
सी सेट में अगर आपको करना है तो आप PYQs को एक बार देखते रहिए, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं साइड बाय साइड। अगर आप क्लासेस कर रहे हैं तो देखिए वो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके क्लासेस के हिसाब से आप जाइए। अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, अगर आपने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो फाउंडेशन के हिसाब से जाइए। लेकिन PYQs को देखना या फिर कुछ जो बेसिक्स होते हैं, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ NCERTs होती हैं तो उनको आप देख सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि टिल दिसंबर तो आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए सी सेट को, ठीक है। जनवरी से आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिए, जनवरी से लेकर मई तक आप सी सेट को अच्छे से कीजिए, ठीक है। करंट अफेयर्स की अगर बात करें, करंट अफेयर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर सब लोग कहते हैं हमें 3 से 4 घंटे डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। देखिए वो 3 से 4 घंटे कौन पढ़ेगा, ऑलरेडी कई अटेम्प्ट दे चुके हैं, दिए हैं ऑलरेडी, जिसने मेंस लिखा है और उसके पास ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, स्टैटिक पोर्शन उसका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपने एक अटेम्प्ट ही दिया है प्रीलिम्स का, आपको अभी अपने एग्जाम क्लियर होने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप इस गलती को मत कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि मंथली मैगजीन उठाइए, आप 2 मंथली मैगजीन उठा लीजिए ताकि आपके गैप्स फिल हो जाएं। एक मत उठाइए, 2 उठा लीजिए। एक जहां पर आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है उनकी ले लीजिए, एक और उठा लीजिए। लेकिन अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 2 उठानी उठानी है, मैं तब कह रहा हूं अगर आपको इनसिक्योरिटी है, अगर आपको लग रहा है कि आप मतलब आपको लग रहा है कि कुछ मिस ना हो जाए। अदरवाइज तो एक ही मैगजीन को आप एंड टू एंड कर लोगे ना, तो मेरा मानना यह है कि वहीं से चीजें हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये आपको बहुत जरूरी करना है। ऑप्शनल 100% करने के चक्कर में मत रहिए, हालांकि कोशिश होनी चाहिए, लेकिन 100% मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं नहीं हो पाता। 80% भी अगर आपको हो गया ना तो सफिशिएंट है। जो 20% ईजी एरिया है ना, वो प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि उस समय आप 1 या 2 बार पढ़ोगे ना इजी एरिया को, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो एकदम परफेक्शनिस्ट मत बनिए, ये मत सोचिए कि 100% मेरा भी कंप्लीट होना चाहिए हर तरीके से। 70 to 80% भी आपका मान के चलो कि सफिशिएंट होता है। कुछ प्रोडक्टिविटी टिप्स मैं बताना चाहता हूँ। पोमोडोरो टेक्निक, ये टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक है। इसके ऊपर कुछ एप्स भी बनी हुई हैं जहाँ पर आप 25 मिनट्स का या 50 मिनट का फोकस ब्लॉक बना सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि 25 मिनट्स आप स्टडी कीजिए और 5 मिनट आप ब्रेक लीजिए। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 50 मिनट्स की स्टडी कीजिए और 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। ये जो 50 मिनट की स्टडी होगा ना, इसके अंदर आप 1 या 2 टॉपिक उठाइए और इन्हें कंप्लीट कीजिए, ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपकी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होती है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है और आपको डोपामाइन रिलीज होगा जब आप 50 मिनट में कोई टॉपिक कंप्लीट करोगे। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका वर्चुअल साइकिल क्रिएट होगा। वर्चुअल साइकिल का मतलब क्या होता है कि आपका जब एक टॉपिक कंप्लीट होगा तो दूसरा टॉपिक पढ़ने का खुद ही मन करेगा, आपका वो फ्लो बन जाएगा, ठीक है। डीप ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे हो, जब भी आप लो एनर्जी फील कर रहे हो, तो प्राणायाम्स कीजिए। यहाँ से आपका जो चेतना है, जो आपकी एनर्जी है, उसका लेवल इंक्रीज होगा, है ना। आपका जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और आपकी जो फोकस एंड कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी। तो डीप ब्रीथिंग इज वेरी हेल्पफुल। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, लाइट क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल्स, ये म्यूजिक आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर चला करके, आराम से तसल्ली से चलाइए और आप ज़्यादा एनर्जाइज फील करेंगे। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन फील होती है तब आप ब्रेक टाइम में चला सकते हैं। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन फील नहीं होती है तो मेन स्टडी के टाइम पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स आप जरूर यूज कीजिए। फाइनली मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, देखिए, स्टिच ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर मान लिया किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसने टाइम रहते ही अपनी ट्रीटमेंट करा दी, तो उसकी वजह से उसको जो फायदा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर वो राइट टाइम पे स्टिच नहीं लगवाएगा, ऑपरेशन नहीं कराएगा, तो बाद में तो हो सकता है पूरी बॉडी में उसको स्टिच लगवाने पड़े। तो अगर आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, अगर आप लो एनर्जी फील कर रहे हो, तो इस समय आपको रीगेन करने की ज़रूरत है। इस समय आपको अपने एनर्जी को बढ़ाने की ज़रूरत है ना। और एक साइकोलॉजिकल रीसेट करने की ज़रूरत है आपको। आप ये मान के चलिए कि जो भी मेरा हुआ है अभी तक वो एक सरप्लस है,
जो भी मैंने अभी तक पढ़ाई की वो बोनस है, और आज के बाद जो मैं पढ़ाई करूंगा वो मेरी एक्चुअल पढ़ाई होगी, यानी कि मुझे फ्रेश स्टार्ट लेनी है आज से। साइकोलॉजिकल रीसेट कीजिए अपने आप को। साइकोलॉजिकल रीसेट, स्टार्ट फ्रेश फ्रॉम टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हम एंश्योर आईएएस के मेंटरशिप प्रोग्राम को भी स्टार्ट करने वाले हैं, प्रीलिम्स मेंस दोनों का। इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम जल्दी देंगे, और हम आपको एश्योर करते हैं कि क्वालिटी एज वेल एज पर्सनलाइजेशन दो चीज़ों को हम यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आप ये अगर स्टेप्स फॉलो करते हैं, आपकी एनर्जी जरूर बढ़ेगी, आपकी प्रिपरेशन जरूर होगी, और आप 2026 एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।